और चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। विश्व जल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया गया है। बता दें कि इससे यूपी और एमपी के कई जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। अभियान के तहत आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक एमओयू पर भी साइन किया जाएगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसमें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साइन करेंगे। नदियों को जोड़ने के संदर्भ को लेकर ये पहला अभियान, ये महाअभियान जो है उसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। उधर होली का पर्व हो और कान्हा नगरी में धूम ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बरसाना की तंग गलियों में नंदगांव के हुलियारों पर अपनी प्रेम पगी लाठियां बरसाने को हरियाणी उत्सुक है। आपको बता दें कि कहावत है कि नंदलाल बिना बरसाना की होली कैसे। नंदलाल को होली का निमंत्रण देने के लिए राधा रानी की सखी आज नंद भवन आ रही हैं और इसके चलते होली का निमंत्रण स्वीकृति के बीच श्रीजी के आंगन में आपको बता दें कि लड्डू बरसाएंगे और साथ ही साथ गिरधर की होली लीला का जो रसास्वादन भला कौन करना चाहेगा। बता दें आपको कि बरसाने और नंदगांव की रंगीली गलियों में रंगों का पर्व मनाने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और हुलियारे और साथी हुलियारी ने उत्साह से लबरेज हैं। सबको इंतजार है बरसाना से नंदगांव जाने वाले होली के आधिकारिक निमंत्रण और वहां से आने वाली स्वीकृति का। इसके बाद शुरू हो जाएगी ब्रज की होली, जो कि लड्डुओं से शुरू होकर रंग गुलाल लाठी ढाल तक खेली जाएगी। तो ब्रिज की होली जो कि विश्व प्रसिद्ध है और ऐसी दिशा में आज रंग गुलाल लाठी डाल से जो होली है वो यहाँ पर खेली जाती है। कहते हैं कि जो ब्रिज की होली है वो 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और जो रंग गुलाल का एक मिश्रण जो उस दिन देखने को मिलता है वो अद्भुत होता है। पौराणिक काल से चले आ रही इस बेहद खूबसूरत ये परंपरा जो कि आज भी जिंदा है। सुरेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, फिलहाल कैसा माहौल, कैसा उत्साह, कितना उत्साह वहां पर ब्रिज की होली को लेकर देखने को मिल रहा है? सुरेश सैनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? सुरेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि श्रीजी के आंगन में बरसेंगे लड्डू और देखिए अंतिम दौर में पर्व बनाने की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। रंग गुलाल लाठी ढाल से खेली जाएगी ये होली और मथुरा वृंदावन की जो होली है उसके अलग रंग होते हैं और जाहिर तौर पर श्री कृष्ण और राधा, ये मान्यता है कि यहाँ पर लठमार होली जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ की फेमस है और परंपरा चली आ रही है इस लठमार होली की, तो एक नज़ारा ही अलग, अद्भुत अलग देखने को मिलता है इस दौरान। चलिए बढ़ेंगे आगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पांव बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 5 दिन से नए संक्रमितों की जो संख्या में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में ज्यादा रोगियों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 1 मार्च को 87 कोरोना संक्रमित मिले तो लगा कि संक्रमण की चाल थमेगी, लेकिन हर दिन तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या के चलते इसमें 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, एक महाअभियान चल रहा है, बड़े स्तर पर यह अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश यहां पर चल रहा है। हालांकि कोरोना के नए मामलों ने यहां पर चिंता जो है प्रशासन की वो भी बढ़ाकर रख दी है। तो कोरोना संक्रमण जो कि अभी एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की संख्या हालांकि महाराष्ट्र में
बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी खतरा जो है वो यहां पर बना हुआ है। अनूप सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, उत्तर प्रदेश में भले ही कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, लेकिन एकाएक जो नए मामले बढ़ रहे हैं या आसपास के राज्यों में जो नए मामले बढ़ रहे हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है उत्तर प्रदेश प्रशासन की और सरकार की भी। देखिए अंजलि, बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जब आसपास के राज्यों में जब कभी कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो उसका असर उत्तर प्रदेश पर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस समय लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो संक्रमित लोग निकल रहे हैं वो लखनऊ में निकल रहे हैं। कल 24 घंटे में 141 लोग निकले हैं कोरोना संक्रमित। और वहीं अगर पूरे लखनऊ की बात करें तो करीब 650 से ज्यादा लोग वर्तमान में कोरोना संक्रमित लोग हैं, सक्रिय हैं। चिंताजनक बात है अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभियान चला था और यहाँ स्वास्थ्य सिस्टम सब यहीं से चलता है, पूरे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा ही रहता है। अगर इस तरीके से लगातार जिस तरीके से चौंकाने वाले आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं तो आगे के लिए कहीं न कहीं खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली। कल जिस तरीके से मैंने एक बस अड्डे पर पहुंचकर देखा कि वहां पर जो जांच हो रही थी वो खाली नाम मात्र के लिए थी, कोई जांच नहीं कराना चाहता है। और कोई जिससे जांच करने के लिए कोई बूथ पे अगर स्वास्थ्यकर्मी कहता है तो उसे लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जागरूकता की जो अपने अंदर की जो कमी है वो कोरोना कानून का पालन नहीं हो रहा। और शायद यही वजह है कि लगातार लखनऊ जैसे शहर में लगातार कोरोना अपना पैर फिर से पसार रहा है। अंजलि, अनूप, लेकिन बुरी स्थिति यहाँ पर बाजारों की ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए त्योहार भी सर पर है, होली का त्योहार आ रहा है। कई जगहों पर कार्यक्रम भी यहाँ पर जाहिर तौर पर होते ही हैं, होली मिलन कार्यक्रम होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे कार्यक्रमों का या तो आयोजन ना होने दिया जाए, अनुमति ना दी जाए जहाँ पे संक्रमण ज्यादा होने का खतरा है। और दूसरी तरफ चुनौती ये भी है कि देखिए एग्जाम सर पर है बच्चों के, सिलेबस पूरा हो इसलिए क्लासेस भी शुरू हो गई है, वहां पर भी बहुत ज्यादा चौकसी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आपने कहा लखनऊ प्रशासन को इस बात को सोचना पड़ेगा। हालांकि 2 दिन की पहले लखनऊ प्रशासन जब कहीं मॉल की जिस तरीके से चेकिंग एडीएम ने किया था तो करीब कई जो मॉल्स या फिर सार्वजनिक स्थानों को नोटिस दी गई थी। लेकिन इससे काम चलने वाला अंजलि नहीं है, क्योंकि धरातल पे उतरना पड़ेगा और जितने भी सामाजिक संस्थान हैं या फिर स्कूल हैं वहां पर, क्योंकि अभी जिस तरीके से कोरोना संक्रमित बढ़ा है, अगर कहीं स्कूलों में फैलना शुरू हो गया तब कहीं न कहीं स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और कोशिश कर रही है और स्वास्थ्य विभाग को या फिर विभागों को आदेश दिया जा रहा है कि सख्ती से पालन कराया जाए। लेकिन हकीकत में जब कभी उतरते हैं धरातल पर तो वो उसके ढाक के पात के तरीके से होता है। सुविधाओं को लेकर सरकार भले ही आदेश देती है, लेकिन वो खाना पूर्ति होती महज शायद इसी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर जो जिला है वो राजधानी है लखनऊ है। चाहे कोरोना संक्रमण लोगों को निकलने की बात करें या फिर वर्तमान में जो सक्रिय जो पेशेंट है करीब 650 से ज्यादा है वो लखनऊ में इसमें है। तो यानी कि आगे वाली स्थिति खराब हो सकती, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। लगातार आंकड़ा बढ़ने का मतलब अंजलि ये है साफ है कि अगर लापरवाही और बढ़ती गई तो आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है। अंजलि, जाहिर तौर पर अनूप, लेकिन एक बात यहाँ पर और भी देखनी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण जब पूरे देश में बहुत ज्यादा हावी था, उत्तर प्रदेश में एक बात अच्छी थी, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रदेश है यहाँ पर, लेकिन इतने मामले जितने की एक्सपेक्टेशन थी वो उत्तर प्रदेश में ना के बराबर थे। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मामले थे उसके कंपैरिजन में। उस दौरान सख्ती बहुत ज्यादा थी अन्य राज्यों के मुकाबले सिर्फ उत्तर प्रदेश में। अभी वजह क्या है? क्या ढील यहाँ पर दी जा रही है? क्या उस तरीके से ड्राइव जो है कोरोना के उसके अभियान को लेकर वो नहीं चलाई जा रही है? वजह क्या है यहाँ पर कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है लेकिन नए मामले भी सामने आ रहे हैं? देखिए पूजा, देखिए सॉरी, जिस तरीके से अंजलि जिस तरीके से आपने बताया कि लखनऊ में इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए, जो एक भय होना चाहिए, वो कोरोना का खत्म हो चुका है। बाजारों में लोग निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और बाहर से जो यात्री आ रहे हैं, जिस तरीके से बाहरी राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है लगातार,
वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको सरकार ने आदेश दिया था कि उनको चिन्हित किया जाए और वहीं से चाहे बस स्टॉप हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, वहां पर उनकी चेकिंग कराई जाए, चेकिंग कराने घर जाने दिया जाए। लेकिन हकीकत में क्या होता है अंजलि, जिस तरीके से बस स्टॉप पर कोई भी जो यात्री उतरता है बस स्टॉप से बाहर से ही अपने घर चला जाता है, उनका सर्वे नहीं हो पा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही और उनकी जांच नहीं हो पा रही। जाहिर सी बात है बाहर प्रदेशों से जो कोरोना है वो अन्य राज्यों में धीरे धीरे फैल रहा है। यही कारण है कि लखनऊ जैसे शहर में लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो शराब कारोबारी और सरकार आमने सामने है। कोरोना काल के दौरान बंद रही दुकानों का भी टैक्स सरकार ने पहले जमा करा लिया था और वादा किया था कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर राहत देंगे, लेकिन अब सरकार वायदे से मुकर गई है। इसके विरोध में कारोबारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने बंदी के 44 दिनों का 900 करोड़ का टैक्स जमा करवाया था, लेकिन शराब कारोबारियों का कहना है कि वादा खिलाफी उनके साथ की गई है। तो शराब कारोबारी और सरकार जो है वो अब आमने सामने आ गए हैं। कोरोना में बंद दुकानों ने टैक्स चुकाया था और वायदा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये किया गया था कि जो लाइसेंस की अवधि है उसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया और वादा खिलाफी की गई, जिसको लेकर अब शराब कारोबारी जो है वो आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। तो सरकार ने अवधि बढ़ाने का वायदा तो किया था शराब कारोबारियों से, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। संजीव कपासिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, शराब कारोबारी और सरकार आमने सामने है, क्योंकि शराब कारोबारियों का कहना यह है जो वादा किया था उसे सरकार अब मुकर गई है। वजह क्या है? देखिए अंजलि, पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। खास तौर से बात करें शराब कारोबारियों की तो उनका कारोबार पूरी तरीके से चौपट रहा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनके दुकानों के लाइसेंस की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हो चुका है, जब आम जनजीवन पूरी तरीके से सुचारू है, तब जब जो शराब व्यापारी हैं वो सरकार से जो अवधि बढ़ाने की बात है उसको बढ़ाने की मांग करते हैं, तो सरकार पूरी तरीके से उससे मुकर जाती है। अब शराब कारोबारी इसको लेकर लामबंद हो गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोरोना काल में दिए गए अपने वादे को याद रखना चाहिए और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर भरपाई की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके कारोबार की जो क्षति हुई है उसमें कमी आएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने हैं, होली आने वाली है, तो कहीं ना कहीं नकली शराब बनाने वाले भी अंजलि पूरे प्रदेश में एक्टिव हो जाते हैं। चित्रकूट की घटना का जिक्र करते, नकली शराब से 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 शराब जो अधिकारी हैं, आबकारी अधिकारी, उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और पूरी तरीके से चेकिंग अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में नकली शराब बनाने वालों पर धरपकड़ की जाएगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी लाइसेंस धारकों के लाइसेंस जमा करा लिए गए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि होली और पंचायत चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को समुचित निर्देश दे रहे हैं। अंजलि जी, लेकिन संजीव, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो ये है, शराब कारोबारी ये कह रहे हैं कि हमारे लाइसेंस को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, पंचायत चुनाव है, होली है, ऐसे में लाइसेंस जो है वो अमूमन जो कानूनन जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन अवधि बढ़ाने को लेकर जब बात शराब कारोबारियों से हुई थी, टैक्स तक वसूल लिया गया था, वो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? अब क्या रीजन है? क्या इसके दिशा निर्देश जो है पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन को दे दिए गए हैं कि लाइसेंस नहीं बनेगा, रिन्यू करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल अंजलि, देखिए पंचायत चुनाव और होली पर शराब की बिक्री जो रिकॉर्ड तोड़ होती है उसका अंदाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को है और यही वजह है कि शराब कारोबारियों के जो लाइसेंस है उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है। होली और पंचायत चुनाव के मौके पर
जो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री शराब की होती है, उससे रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जाएगा, उससे लोगों का विकास होगा, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास होगा। इस कंसेप्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार मानती है और इसी पे आगे बढ़ रही है। यानी अभी शराब कारोबारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार से किसी तरीके की राहत अंजलि जी नहीं मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत यहां पर शराब कारोबारियों को सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाली है। बढ़ेंगे आगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे हुए हर वर्ग के लोग जो है वो दुखी हैं। अधिकारी निरंकुश है और बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं हो रहा है। समूचे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर यह वसूली कौन करवा रहा है, इसका राजफाश होना चाहिए। ये सब कुछ कहा इटावा में अपने आवास पर वार्ता के दौरान। साथ ही कहा कि थानों और तहसीलों में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। तो प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बीजेपी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बीजेपी से जनता दुखी है, हर वर्ग दुखी है और इसका परिणाम जो है आगामी चुनाव में बीजेपी को यहां पर भुगतना होगा। तो शिवपाल यादव ने निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ सरकार पर और साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम पर है वो बीजेपी की देन है। अनूप सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। अनूप, शिवपाल यादव का सीधे तौर पर निशाना साधना बीजेपी पर कि जो भ्रष्टाचार हुआ अब तक प्रदेश में वो बीजेपी की देन है, आगामी चुनाव में परिणाम भी साफ हो जाएगा। जाहिर तौर पर पूरी तरीके से चुनावी मोड में है राज्य की राजनीति। देखिए अंजलि, बिल्कुल सही बात है कि चुनावी साल है। ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या फिर बड़ी पार्टियां चुनाव को लेकर के सरकार पर हावी हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो या फिर जो किसानों के मुद्दे की बात हो या महंगाई की बात हो, शिवपाल यादव भी कहीं पीछे नहीं है। शायद इसी वजह से शिवपाल यादव का जिस तरीके से कल बयान आया, और दूसरी बात अंजलि, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और शिवपाल के जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब कम हो रही हैं। लगातार मैंने देखा है शिवपाल यादव अखिलेश यादव को बचाते नजर आते हैं। यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को दोनों को ये समझ में आ गया है कि अगर कहीं दूर दूर रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रास्ते कठिन हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर होते हैं और शिवपाल यादव भी उन्हीं की राह पर पहुंच चुके हैं। तो आने वाले चुनाव में हालांकि शिवपाल यादव के दूसरे भी बयान लगातार आते रहते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की या फिर ओवैसी के तो एक संयुक्त मोर्चा भागीदारी के जो नाम दिया गया है उसमें भी सक्रिय है। अगर समाजवादी पार्टी में जगह नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है शिवपाल यादव इन तीनों जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसमें मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी से जिस तरीके से 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लगातार उस तरीके से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और सरकार पर हालांकि बहुत ही कम शिवपाल यादव निशाना साधते थे, लेकिन अब चुनावी साल है। ऐसे में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने लोगों को जिस तरीके से फिर वापस करने के लिए, क्योंकि शिवपाल यादव की जमीन कहीं ना कहीं खो चुकी है जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जो दूरियां हैं वो कम होती दिखाई दे रही है। चाचा भतीजे की जो राजनीतिक जोड़ी पहले दिखा करती थी यूपी के चुनाव में, वो एक बार हो सकता है कि आगे के संकेत कुछ ऐसे कह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हाथरस के चंपदा थाना क्षेत्र के बलगुड़ी गांव में दलित युवती की कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथरस की विशेष कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर चल रही सुनवाई के दौरान पीड़िता के भाई ने आरोपित पक्ष के साथ वकील पर गंभीर आरोप लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दिया। इसके बाद लखनऊ बेंच ने जिला जज हाथरस और साथ ही सीआरपीएफ से 15 दिन में जवाब मांगा है। लखनऊ बेंच ने कहा है कि इस केस के ट्रायल को हाथरस से बाहर भेज सकती है। कोर्ट की टिप्पणी तब आई है जब पीड़िता के भाई ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को धमकियां मिली थी और उन पर दबाव बनाया जा रहा था।
और ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल के अंकुर जी, फिलहाल इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की गई है और क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए अंजलि जी, सबसे बड़ी बात तो ये पूरी घटना जो है मतलब थ्रू आउट जब से शुरू हुई तो लगातार विवादों में बनी रही है। ये जो हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड के चंदवा थाना क्षेत्र में जो दलित महिला के साथ कथित तौर पर दुराचार हुआ और उसकी हत्या हो गई, ये सारी मामले को लेकर मतलब पूरा मीडिया छा रहा, ये बात को साबित करता है। उसके बाद उसके वकील द्वारा लगाया गया ये आरोप कि मतलब पीड़िता को और पीड़िता के परिवार को और उसके वकीलों को बार बार धमकाया जा रहा है दबंगों द्वारा। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर जो मंशा है कि अपराधी भाग जाए, इसको लेकर के निश्चित रूप से जहाँ के अधिकारी पानी फेर रहे हैं। यही कारण कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कोर्ट आदेश देता है कि इसकी निगरानी की जाए, सीआरपीएफ उनको सुरक्षा दे। तो ये ऐसा केवल अकेली घटना नहीं है। और हम आपको याद दिला दें, उन्नाव में जब कुलदीप सेंगर वाला केस हुआ था, वहां भी ऐसी ही घटना हुई थी। वहां भी पीड़िता के पिता को धमकाया गया था और जेल में उसकी हत्या हो गई थी। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे आदेश दे रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ा ना जाए। बावजूद इसके घटनाएं जारी हैं। अब कोर्ट निगरानी कर रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनमें कोर्ट को निगरानी करने के लिए अपना बैठाना पड़ता है और आदेश देना पड़ते हैं। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ इस खबर पर, इस तमाम चर्चा के लिए। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि मंडलायुक्त एवी राजमौली ने दरअसल सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के एसएसपी और जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और साथ ही एनएसए की कार्रवाई करे। साथ ही कार्रवाई करने के बाद मंडलायुक्त को लिखित में जानकारी भेजी जाए। बता दें कि चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण इसी कारण मंडलायुक्त ने मंडल में अलर्ट भी जारी किया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।